यूपी पीसीएस में 500 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा अभी दिया गया था और उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वैकेंसी बढ़ेंगी? तो बिल्कुल बढ़ेंगी। 900 प्लस वैकेंसी, कहें तो 1100-1200 तक भी ये वैकेंसी जा सकती हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। आपको एक सीट चाहिए। अब इस एक सीट को पाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। स्ट्रेटजी क्या हो, कैसी हो, इसके लिए आप खुद भी मंथन कर सकते हैं। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो मैं स्ट्रेटजी को लेकर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी प्रीलिम्स की नहीं होती है, बल्कि उसके मेंस की तैयारी की जाती है। और यहाँ पर उस स्ट्रेटजी का एक पार्ट ये ज़रूर रखिएगा कि आपको शुरुआत से मेंस की ही तैयारी करनी है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो आपकी डिमांड पर बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस स्ट्रेटजी, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। हालांकि ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस भी काफ़ी लंबा है। तो इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ आप देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। रही बात स्ट्रेटजी की, तो मैं शॉर्ट में आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। अभी से दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर फेज़ में तैयारी करनी है। पहला फेज़ जब आप रखेंगे तो इस फेज़ में, जैसे अब जुलाई चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपको जो समय मिलेगा वो लगभग 6 महीने मिल रहे हैं। अप्रॉक्स आपको 6 महीने का टाइम मिल रहा है। तो जुलाई से सितंबर तक आप ये कर सकते हैं कि मेंस 70% कवर करेंगे और 30% आप प्रीलिम्स को कवर करेंगे, जिसमें पहले फेज में आपको जुलाई से सितंबर तक के फेज में आपको जीएस पेपर 5 एंड 6, 5 एंड 6 क्या है मैं अभी सिलेबस में आपको बता ही दूंगा। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि 5 एंड 6 एंड जीएस पेपर 2 ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और ये आपको जुलाई से सितंबर तक के इस फेज में तैयार करना है। इसमें 70% हिस्सा आपका मेंस का रहेगा। मेंस का मतलब आपको 2 आंसर डेली प्रैक्टिस करना है। स्पीड पर अभी कोई ध्यान नहीं देना है, बट बल्कि मतलब आपकी मॉडरेट स्पीड रहे, बट स्पीड के लिए इतना परेशान नहीं होना है। आपको क्वालिटी बढ़ानी है। जो आप आंसर देख रहे हैं उसमें आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। फिर उसके बाद में आप फेज नंबर 2 पर पहुंचेंगे, जहां पर आप 50-50 कर देंगे, और ये सितंबर के बाद होगा। और कौन से महीने में? अक्टूबर में। अक्टूबर में इसी काम को करना है कि आपको 50-50% दोनों का लेके चलना है। जैसे 50% मेंस की तैयारी चल रही है और 50% आप उसमें प्रीलिम्स को भी कर रहे हैं। प्रीलिम्स का मतलब मेरा कहने का ये है कि आप उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो पीवाई की हुए पुराने पूर्वावलोकन, उन सबको आप थोड़ा एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहां से आप थोड़ा सा अक्टूबर में करना है। जीएस पेपर 3 ये आपको अक्टूबर में ही तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेज नंबर 3 आएगा, जिसमें नवंबर और दिसंबर का महीना होगा। इसमें आप प्रीलिम्स को फोकस करिएगा। मतलब अब आंसर राइटिंग को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको केवल और केवल पीवाईक्यू करने हैं, करंट अफेयर को थोड़ा बूस्ट करना है। ऑथेंटिकेट जो भी आपके पास मटेरियल हो उसी से करिएगा। ऐसी कोई मैगजीन ना उठाएं जिसमें गलतियां या मिस्टेक्स होती हैं। इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो रहा, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। डिटेल से अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अब मैं आता हूं इस वीडियो पर, जिसमें कि हमारा एक सिलेबस रहेगा। सिलेबस में क्या क्या है, किस पेपर में क्या आना है, इन सब के बारे में। पहला पेपर कौन सा होगा, जीएस के कितने पेपर हैं, तो यहाँ पर वो सब डिस्कस करूंगा मैं। देखो, मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया था। एग्ज़ाम पैटर्न में मेंस का भी पैटर्न बताया। यहाँ मेंस में आपके 8 पेपर होने हैं। 8 पेपरों में पहले 2 पेपर, एक पेपर हिंदी का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो होगा सेम डे होगा। ये दूसरा पेपर जो होगा वो आपका निबंध लेखन का होना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जीएस शुरू हो जाएगा। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी 6 पेपर तो आपके ये जीएस के रहेंगे, और एक पेपर आपका निबंध का है और एक पेपर आपका हिंदी का है। तो टोटल आपके 8 पेपर हो जाते हैं, ठीक है। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है। एग्जाम पैटर्न का जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने वहां पर बता दिया था। अब यहाँ पर बारी बारी से आपको क्या करना है, इसी में समझना है। और देखिएगा एक चीज़ और, कि जब भी अभी आप जो तैयारी करेंगे, थोड़ा सा इत्मीनान से चीज़ों पर, जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट है आपका, उस पर पकड़ बनाने की कोशिश करनी है। आपको
कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो रट्टाफिकेशन वाले जो फैक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाते हैं और वो आंसर राइटिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर पहले मैं आपको फिर से बता दूं, इत्मीनान से ये वीडियो चलेगा। आपको इत्मीनान से पहले स्ट्रेटजी को समझना है। पीसीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, तो यहाँ पर वीडियो भी हमारा उसी हिसाब से लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं हर चीज़ को डेप्थ में बताने की आयोग के अनुसार जैसा नोटिफिकेशन दिया गया उसके अनुसार मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस के लिए नोटिफिकेशन में 6 जरूरी निर्देश दिए गए हैं, और जो कि आपको बस थोड़ा सा देख लेना है क्या क्या निर्देश हैं, मैंने यहाँ पर उनको शामिल कर लिया है। देखो, मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे इसका डिसीजन आयोग का होगा। ठीक है। दूसरा, जो आपकी आंसर सीट होगी जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोल नंबर जहाँ बताया जाए वहीं लिखना है, जगह जगह नहीं लिखना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आयोग में आपका कोई आदमी हो और वो आपकी कॉपी चेक करे और आपका नाम देकर हिंट देकर आप समझ जाएं, वो समझ जाए और आपको नंबर अच्छे दे दे, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप स्पष्ट लिखते हैं और ऐसी राइटिंग लिखते हैं जो बहुत भद्दी है तो इसका नुकसान भी आपको होगा। तो अच्छी राइटिंग अगर आप लिखते हैं तो आप इससे मार्क्स थोड़े से अच्छे पाएंगे। हालांकि देखिए, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप उसे हिंदी में, अंग्रेजी में या फिर उर्दू में लिख सकते हैं। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यूपी की उर्दू भी है, तो उर्दू यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको आंसर राइटिंग करने के लिए। लेकिन जो पेपर आएगा वो केवल 2 ही लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देवनागरी लिपि हिंदी में आता है। ठीक है। और जो लेवल रहेगा एग्जाम पैटर्न का, जो एग्जाम आपका होना है उसका ग्रेजुएट लेवल रहेगा। ठीक है। तो मतलब लेवल कहें कि सबसे ऊपर जो ग्रेजुएशन वाला लेवल है वो रहना है यहाँ पर। अब हम आते हैं फेज नंबर 1, जिसमें कि यहाँ पर हिंदी का इन्होंने बताया कि सिलेबस हिंदी का क्या रहेगा। मैंने आपको बताया कि एक पेपर आपका हिंदी का होना है। ये पेपर कितने नंबर का होगा मैं वीडियो में सेपरेट बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ फिर से एक बार रिकॉल करके बता देता हूं कि ये जो आएगा वो 150 नंबर का आएगा। ठीक है। तो देखो भाई, यहां पर आप अगर देखें तो एक गद्य बोध आना है, दिए गए गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर ये आपको करने होंगे। नंबर 1 गद्य बोध होना चाहिए। संप्रेषण, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, दिए गए विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में लिखना। आपने इंग्लिश में कभी प्रेसीज वगैरह लिखे होंगे, तो संक्षेपण आपको यहाँ पर तैयार करना है, संक्षेपण आपको देना है। ठीक है, ये हिंदी का पार्ट है। बाकी कार्यालयी लेखन जो है, कार्यालयी लेखन जो है यहाँ पर आपके लिए सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, आपने पहले पत्र लेखन का जो है पूरा चैप्टर पढ़ के तैयार कर लेना है। उसके बाद पत्र लेखन करना सीखना है। ठीक है, पत्र लेखन कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं उसके, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन दोनों तरह के आपको आने चाहिए। तार लेखन कैसे किया जाता है, कार्यालय के आदेश कैसे जारी किए जाते हैं, अधिसूचना और परिपत्र, इनमें सब में अंतर तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ इनके बारे में लिखना कैसे है, ये कैसे लिखे जाते हैं, ये परख आपकी इसी हिंदी में होगी। तो पहला मैंने बताया गद्यबोध होगा, दूसरा संक्षेपण जिसे आप प्रेसिस बोलते हैं, शॉर्ट में लिखना होता है इसे, जो आपको पूरा एक लॉन्ग दिया जाएगा, बाकी यहाँ पर लेखन का काम करना है। चौथा जो यहाँ पर दिया है वह है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग। उपसर्ग जानते हैं पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, उन सब का प्रयोग करना, ये यहाँ पर। विलोम शब्द बताना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, वर्तनी और एवं वाक्य शुद्धि, इसका भी हमारा यहाँ पर चौथे नंबर पर सामान्य हिंदी में नोटिफिकेशन के अनुसार दिया गया है। पांचवा जो पॉइंट दिया गया है वो है लोकोक्ति एवं मुहावरे, और मुझे लगता है आप बेसिक बात है लोकोक्ति और मुहावरे में क्या डिफरेंस है ये तो जानते ही होंगे, है ना। तो उनके अर्थ भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ऊंट के मुंह में जीरा जैसे होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, 9 2 11, ये बेसिक बात है, ये तो सब आप जानते होंगे। ठीक है, ये हमारा हिंदी के 5 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। इसमें गद्यबोध, संक्षेपण, कार्यायी लेखन और शब्द ज्ञान, लोकोक्ति एवं मुहावरे। ओके, ये रहा 1 नंबर पेपर। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा
वो आपका होगा निबंध लेखन का। और निबंध लेखन एक कला है। आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में या किसी इशू के बारे में पता होता भी है तो बहुत से लोग निबंध नहीं लिख पाते हैं। ये निबंध लेखन आपको सीखना ही पड़ेगा। इसमें मेन बॉडी कौन सी होती है, कंक्लूजन कब देते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे शुरू होता है, ये सब आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करनी होगी। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, ऐसा इन्होंने यहां नोटिफिकेशन में बताया है। 3 खंडों में ये आता है, यानी आपको कैसे कैसे खंड होंगे, एक एक विषय पर निबंध लिखना होगा। और वो विषय कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जो निबंध लिखा जाएगा उसकी शब्द सीमा 700 होगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 700 से बढ़ाकर आप 1000 में लिखाएं, नहीं, आपको कम से कम 700, मतलब रेंज 700 की ही रखनी है यहाँ पर, और यही आइडियल है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ चूंकि 3 खंडों में है तो 3 खंड मतलब 50-50 नंबर के होंगे। टोटल यहाँ पर 150 अंक का ये निबंध लेखन होगा। अब निबंध लेखन के लिए इन्होंने विषय भी बताए हैं। खंड अ जो आएगा ए वाला, उसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से एक आपको करना है, ठीक है। बात आप समझ पा रहे हैं। खंड ए आएगा जिसमें से ये टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से एक आपको करना है। खंड बी यानी ख आएगा, इसमें विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इसमें से भी आपको एक लिखना होगा। बात समझ रहे हैं। तो खंड क का एक लिखना है, खंड ख का एक लिखना है। उसके बाद ग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यहां पर करंट अफेयर का भी उससे रिलेटेड कोई इशू यहां पर निबंध में आपको लिखना होगा। प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर्स, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, इनके बारे में हो सकता है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, इन सब से भी आपका एक सवाल हो सकता है। तो यहां पर आपको जो करना है, एक एक एक, यानी 3 निबंध लिखने होंगे और तीनों निबंध 50-50 नंबर के होंगे, यानी 150। 700 अधिकतम उसकी शब्द सीमा होगी। तो हमने देख लिया यहां पर निबंध, और दूसरा वहां पर हमने देखा कि पेपर 1 में हिंदी आपकी आएगी, ठीक है। हिंदी केवल और केवल हिंदी में ही आएगी, देवनागरी में आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप आगे मेंस में ये जीएस पेपर 1 जब करेंगे तो इसे आप तीनों भाषाओं में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, जब क्वेश्चन पेपर आएगा वो 2 में ही आएगा, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन के यहाँ पर टोटल 6 पेपर होंगे। 2 पेपर तो वो हो गए अभी जो मैंने बताया। अब यहाँ पर 6 पेपर इनके जीएस के होने हैं। इन्होंने जीएस 1 जो दिया है, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संस्कृति, कला रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू। नोटिफिकेशन में इसी अनुसार दिया है, मैंने कोई भी यहां पर चेंज नहीं किया है। तो प्लीज इसी प्रकार पढ़ना, इसी तरह तैयार करना। जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पर ऑटोमेटिक ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। दूसरा, 1757 से लेकर 1947 तक, जानते होंगे 1757 में कौन सी लड़ाई हुई, फिर उसके बाद 1764 में कौन सी लड़ाई हुई। तो यहां से आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में कहा गया है। जीएस पेपर 1 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी थी। यह रहा 2 नंबर पॉइंट। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम की चरण जो रहे हैं, उन चरणों के बारे में पढ़ना है आपको। देश के विभिन्न भागों का योगदान, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, इन सब भागों का जो जो योगदान रहा है उन सब को डेप्थ में पढ़ना होगा, ठीक है। और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान। बात समझ रहे हैं। यहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है, एक तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो, और आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत सारे जो रहे हैं वो, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्रता संग्राम में गिनेंगे आप या फिर कोई विशेष व्यक्तित्व में, मतलब आप समझ पा रहे होंगे नोटिफिकेशन में इस प्रकार दोनों को अलग अलग किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1965 तक का नोटिफिकेशन में दिया है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा दिया, मतलब कैसा रहा है ये। एक आपको पता होगा देश में एकीकरण एवं पुनर्गठन हुआ था,
भारत पुनर्गठन अधिनियम भी आया 1965 तक का, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। एकीकरण जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो डिटेल से शुरू करते हुए पुनर्गठन 1965 तक पढ़ना है, और स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से लेकर अब तक का पूरा भारत पढ़ना है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में ही आगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनको पढ़ना है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद एवं उसकी समाप्ति, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद, जानते होंगे जर्मनी से रिलेटेड है। इन विचारधाराओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सबको विश्व इतिहास में डिटेल से पढ़ना होगा। जीएस पेपर 1 में ही आपको भारतीय समाज एवं संस्कृति पढ़नी होगी, जैसे भारतीय समाज की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो समाज और संस्कृति दोनों ही आपको 6 नंबर पॉइंट में पढ़ने हैं। सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं, यानी महिलाओं की फिलहाल जो भूमिका है संगठनों की वो क्या है, जनसंख्या एवं संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, गरीबी एवं विकासात्मक विषय कौन कौन से हैं, शहरीकरण की समस्याएं और उनका समाधान क्या है, तो ये भी इन्होंने एक टॉपिक डाला हुआ है, सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं। ठीक है, तो ये भी आपको 7 नंबर पर तैयार करना है। आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा मनमोहन के टाइम पर। तो एलपीजी मॉडल आया, नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम। एलपीजी मॉडल में क्या क्या है उसे डिटेल से आपको पढ़ना है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना पर इस उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। एलपीजी मॉडल के बारे में कंप्लीट आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फिर उसकी आंसर राइटिंग करके सीखना है। ओके, अब हम जीएस पेपर 1 के 9 पॉइंट पर आते हैं, सामाजिक एवं वैचारिक मुद्दे। देखिए वहां पर जो थे वो दूसरे मुद्दे हैं सामाजिक, अभी आपने देखा ना, कंफ्यूज मत हो जाना, नोटिफिकेशन में ऐसे ही दिया है सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं, वहां पर दिया था जो कि महिलाओं से रिलेटेड है। यहां पर सामाजिक एवं वैचारिक मुद्दे ये जैसे सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये 9 नंबर में डाले हुए हैं। 10 नंबर में आपको प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे जल संसाधन होते हैं, मिट्टियां होती हैं, वन संसाधन होते हैं, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के में वितरण कैसे होता है। ठीक है, भारत के विशेष संदर्भ में इनका अध्ययन करना है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ओके, इसके बाद 11वें पॉइंट पे भारत भौगोलिक, जो भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे भूकंप और सुनामी कैसे आता है, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं, ये सब आपको पढ़ना होगा। 12वें पॉइंट में आपको भारत के प्रमुख सामुद्रिक संसाधन पढ़ने हैं, और सामुद्रिक संसाधनों की संभावनाएं क्या क्या हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर 12 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 13वां जो पॉइंट डाला है वो है मानव प्रवास एवं शरणार्थी समस्याएं। आपने देखा होगा बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में आते हैं। मानव प्रवास एवं शरणार्थी समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, विश्व की शरणार्थी समस्याएं क्या क्या हैं, विश्व में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये सब काम जो करना है वो सब भारत उपमहाद्वीप के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना है, हमारा रिलेशन होना चाहिए उससे। ठीक है, ये यहाँ पर 13वें नंबर पर डाला है। 14वें नंबर पर सीमांत एवं सीमाएं, भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमांत एवं सीमाओं का अध्ययन, जैसे हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ हमारा कैसा सीमांत और सीमाओं का अध्ययन हम आसपास का करना है, चाइना के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब हमें देखना है। इसके बाद 15वें नंबर पर जनसंख्या एवं अधिवास, जनसंख्या एवं अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप देखने होंगे, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, ये सब आपको सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 में ही देखना है। तो ये रहा हमारा जीएस पेपर 1। और आप परेशान मत होना, इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। और मुझे लगता है यहाँ तक अगर आप इसे देख चुके हैं वीडियो को तो ये कंफर्म है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, और सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस बात को ज़रूर सुन रहे होंगे। मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करना टेलीग्राम को, और वहाँ से इस पीडीएफ को आप ले लेना। सिलेबस आपके पास रहना चाहिए। अब आते हैं जीएस पेपर
सेकंड पर। इसमें आपको भारतीय संविधान पढ़ना है, इसका संवैधानिक विकास, इसकी विशेषताएं, इसमें संशोधन कौन कौन से हो चुके हैं, कौन सा संशोधन किससे संबंधित है, प्रक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं आधारभूत संरचना क्या क्या है, संवैधानिक प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका होती है ना। ये आपको भारतीय संविधान यानी पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। हालांकि ये जीएस सेकंड जो है वो लगभग भारतीय संविधान से ही रिलेटेड है, बट इन्होंने जो सिलेबस जिस प्रकार दिया है मैं वैसे ही देके चल रहा हूँ आपको। संघ एवं राज्य संबंध आपको पढ़ने हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसी में आपको मिल जाएगा ये। संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां कौन कौन सी हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियां एवं वित्त का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर कैसे होता है, शक्ति एवं वित्त हस्तांतरण से जुड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंध, भाग नंबर कौन सा होगा सब जानते ही होंगे। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध आपको पढ़ना होगा। वित्त आयोग जो होता है, आर्टिकल तो मुझे लगता है कि सबको रटा होगा। वित्त आयोग की भूमिका क्या है, ये सब आपका तीसरे नंबर पॉइंट में है। चौथे नंबर में शक्ति पृथक्करण एवं विवाद निवारण, शक्तियों का पृथक्करण कैसे है, कहां से लिया गया है, ये तो जानते ही होंगे। विवाद निवारण तंत्र एवं समस्याएं, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का अद्भुत एवं प्रयोग, ये सब आपको 4th नंबर में आपको तैयार करना है। 5वें नंबर पर संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, खासकर जो भारत के साथ तुलना की जाती है वो अमेरिका छोटा सा संविधान है अमेरिका का, बट तुलना के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और ब्रिटेन, खासकर इनसे सवाल बहुत आते हैं प्रीलिम्स में, ये मैंने अक्सर देखा है प्रीलिम्स में, अमेरिका के संविधान और ब्रिटेन के से। हालांकि आपको पता ही है कि हमारे भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें किसी न किसी देश से ली गई हैं, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में उनके संविधान का और हमारे संविधान का तुलनात्मक अध्ययन भी आपको करना होगा। ओके। उसके बाद आप 6ठे नंबर पर संसद एवं राज्य विधायिका, संरचना एवं कार्य संचालन, शक्तियों एवं विशेषाधिकार संबंधित संवैधानिक विषय कौन कौन से हैं वो। ठीक है। साथ में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका 7वें नंबर पर डाला है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है, सरकार के मंत्रालय और विभाग कौन कौन से हैं, प्रभावक समूह कौन कौन से हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ कौन कौन से हैं, ये सब आपको यहीं पर 7वें नंबर में तैयार करना होगा। PIL पर स्पेशली आपको ध्यान देना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। यहां पर हमने 7 पॉइंट कर लिए, आगे देखिएगा GS सेकंड ही चलेगा अभी। 8 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ये तो जानते ही होंगे, कई बार अखबारों में और मीडिया के थ्रू इसका नाम लिया जाता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। इनकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ना है 8वें नंबर पर। संवैधानिक पद, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, कैग का हो या किसी भी व्यक्ति का जो संवैधानिक पद है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, वो सब आपको पढ़ना है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, शक्तियां एवं उनके कार्य क्या क्या हैं, उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। अब ये तो रही बात व्यक्ति जो कि संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, बट संस्थाएं भी ऐसी हैं जैसे जो संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है। एक अर्ध न्यायिक निकाय कौन कौन से हैं, नीति आयोग जानते होंगे, योजना आयोग की जगह पर बनाया गया, इनकी विशेषताएं एवं कार्य पढ़ने होंगे। कैग के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सेबी के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के बारे में और नीति आयोग के बारे में खासकर पढ़ना है। तो प्रमुख निकाय कौन कौन से हैं और संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। 11वें नंबर पर आते हैं तो सरकारी नीतियां एवं ICT। सरकारी नीतियां और ICT का यूज अब इस समय बहुत हो रहा है। ठीक है। तो ICT कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से है, तो मतलब कहने का यह है कि यहां पर कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप, नीतियां एवं अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा ICT जो है, ये इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, डेप्थ में पूछा जाता है। 12वें नंबर पर विकास प्रक्रिया एवं विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता एवं
सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक शेयर होल्डर्स जो होते हैं, तो यहाँ 12वें नंबर पर है वो। 13वें नंबर पर कमजोर एवं संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो भारत के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सब का कौन कौन सी योजनाएं हैं, कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, उसका प्रदर्शन कैसा है, ठीक है, और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, संबंधित तंत्र, कानून, संस्थाएं एवं निकाय, ये सब आपको 13वें नंबर पर यानी जीएस पेपर सेकंड में ही तैयार करना होगा। सामाजिक क्षेत्र एवं सेवाएं में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन और सामाजिक सेवाओं का विकास एवं मैनेजमेंट, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। आगे देखो, आपको मैं फिर से बता दूं, सिलेबस लेंदी है और सिलेबस को ही आपको ध्यान से देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, ठीक है। जैसे हम 5 और 6 पर आएंगे तो वहां से यूपी जी के स्पेशल शुरू हो जाएगा, यूपी स्पेशल चलेगा। लेकिन अभी आपने देखा कि पेपर फर्स्ट सेकंड में आते आते पॉलिटी पर आ गए हम। यहां पर 15वें नंबर पर गरीबी एवं भूख रखी गई है। गरीबी से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, भूख एवं कुपोषण की समस्याएं भारत में, राजनीतिक व्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सुशासन, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एवं जवाबदेही, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस के प्रयोग एवं कौन कौन से मॉडल्स हैं, सफलताएं, सीमाएं एवं संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, नागरिक चार्टर कौन कौन से हैं। तो ये हमारा यहां पर 16 नंबर में दिया गया है। 17वें नंबर पर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियां, बदलते परिवेश में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, ये आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समूह एवं समझौते कौन कौन से हो चुके हैं, जैसे आपने ब्रिक्स के बारे में सुना है, सार्क के बारे में सुना है, आसियान के बारे में सुना होगा, WHO, WTO, ये सब जो समूह हैं ये सब कैसे काम करते हैं, तो कहें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको यहां पढ़नी होंगी, चाहे वो द्विपक्षीय समूह समझौते हो, क्षेत्रीय समूह हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय समूह हो, या कोई भी ऐसी ट्रिटी जिससे भारत का ताल्लुकात हो, आपको उस पर विशेषकर ध्यान देना है। वैश्विक राजनीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां क्या क्या हैं, वैश्विक राजनीति का भारत पर या भारत के हितों पर क्या प्रभाव है, और NRI पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वैश्विक राजनीति का भारत पर प्रभाव में दिया गया है। 21वें नंबर पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं मंच पढ़ने होंगे, जैसे UNO के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर विशेषकर आपको पढ़नी होंगी, लीग ऑफ नेशंस के बारे में, कॉमनवेल्थ के बारे में, ये सब आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। साथ ही साथ सेकंड नंबर GS सेकंड में आपको करंट अफेयर से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो क्षेत्रीय महत्व की घटनाएं हो, चाहे राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हो, ये सब आपको GS सेकंड में ही तैयार करना है, ठीक है भाई। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब यहां से हमारा सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड शुरू हो जाता है। ये क्रमानुसार ही आपके पेपर होंगे भाई। GS पेपर 1 सुबह होगा, फिर दोपहर में होगा GS पेपर सेकंड, फिर अगले दिन होगा GS पेपर थर्ड, फिर शाम दोपहर में होगा GS पेपर फोर्थ, 5th और 6th, ये एक दिन में होंगे। तो कुल मिलाकर आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को यहां पर करना है। सामान्य अध्ययन थर्ड, यहां पर अगर आप देखें तो यहां आर्थिक नियोजन एवं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जानते होंगे 17 प्रकार के होते हैं, बट अब इसको थोड़ा और डेप्थ में आपको पढ़ना है। भारत में आर्थिक नियोजन और उद्देश्य और उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पर गरीबी, बेरोजगारी एवं समावेशी विकास, बेरोजगारी है, सामाजिक न्याय है, समावेशी विकास है, इसके बारे में पढ़ना है। सरकारी बजट एवं वित्तीय प्रणालियां, मतलब यहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको चीजें पूछी जाएंगी, एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, ठीक है। सरकारी बजट के प्रमुख कौन कौन से अव्यय खर्च कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर है, सिंचाई है और मार्केटिंग है, विपणन, ये सब आपका 4th नंबर में है। जैसे प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, सिंचाई की विभिन्न विधियां एवं प्रणालियां कौन कौन सी हैं, कृषि यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे होता है,
इन सब पर डिटेल में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और किसानों की सहायता के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं। 5वें नंबर पर कृषि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा, ये पढ़नी होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कृषि अनुदान, एमएसपी, बहुत बार कई बार अखबारों में रहता है एमएसपी के बारे में, वो पढ़ना है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्रियान्वयन और सीमाएं क्या क्या हैं, ठीक है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कैसे होता है, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, ठीक है। ये आपको 5वें नंबर में दिया गया है। 6ठे नंबर में आप पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, उद्योगों का स्थान एवं निर्धारण, बाकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। समझ रहे होंगे, आपूर्ति मतलब सप्लाई सीरीज मैनेजमेंट, ये आपको 6 नंबर में, पेपर नंबर 3 जीएस। बाकी 7वें नंबर में आप देख रहे हैं भूमि सुधार। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार कैसे कैसे हुआ है, क्रमानुसार। जमींदारी उन्मूलन किया गया था, उसके बारे में। भूमि सीमाएं निर्धारण कैसे होता है, भूमि का पुनर्वितरण कैसे होता है, किराएदारी भूमि जैसे पट्टे पर ले लेते हैं उसके क्या नियम हैं, भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण कैसे होगा। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं उद्योग नीति यहाँ पर दी गई है। उद्योग नीति में परिवर्तन, उदारीकरण के प्रभाव क्या क्या हैं और विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आधारभूत संरचनाएं 9वें नंबर पर है, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे आदि। साइंस एंड टेक को स्पेशली यहाँ पर वेटेज दिया जाता है, तो साइंस एंड टेक आपकी 3rd पेपर में आएगी, विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका साइंस एंड टेक की। भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या होता है। प्रौद्योगिकी विकास एवं भारतीय उपलब्धियां क्या क्या हैं, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या हैं साइंस एंड टेक में। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, ये सब आपका 11वें नंबर पर लिया गया है। और 12वें नंबर पर आधुनिक एवं उभरती प्रौद्योगिकियां, फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं आईसीटी या फिर हमारी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर एवं ऊर्जा स्रोत हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या क्या है, आईपीआर जिसको कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल अधिकारों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं आपको इसी जीएस पेपर 3rd में तैयार करने होंगे। आगे बढ़े, हमने यहां पर ये देखे। अब 13वें नंबर पर देखेंगे आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यहाँ पर आपको डेप्थ में पढ़ना है, जैसे कि इन्वायरमेंट सिक्योरिटी सुरक्षा, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में 1972, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संस्थान आकलन, ये सब आपको 13वें नंबर पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ना होगा। भाई यहाँ पर आपको डेप्थ में पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए वहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ था कि उन्हें कोई विशेषज्ञ नहीं चाहिए, वो प्रीलिम्स के लिए बात थी। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो लोअर पीसीएस के भी सभी विषय हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं, सब लोअर पीसीएस में भी आता है, बट यहाँ दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है, और लेवल में तो अंतर होगा ही होगा। आपदा प्रबंधन, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौतियाँ, आपदा शमन, आपदा प्रबंधन, तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, ये तो सब आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर सब आपको समझ में आ जाएगा क्या क्रम है। पहले केवल जब कोई भी डिजास्टर हुआ करता था तो उसके बाद सोचा जाता था, लेकिन आप पहले सोचते हैं तो थोड़ा चेंज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, जैसे अतिवाद के कारण एवं प्रसार कौन कौन से हैं। ये मतलब कुल मिलाकर के हमारे भारत में जो सोशल नेटवर्किंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, मानव तस्करी है और साइबर सुरक्षा के जो आधार हैं उन सब से रिलेटेड है ये। 16वें नंबर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, है ना, जानते होंगे, भ्रष्टाचार, प्रतिवाद, संगठित अपराध। भारत में एक लोकपाल बिल लाया गया, तो भारत में केंद्र पर भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल बनाया है ना। बाकी अलग अलग राज्यों ने, महाराष्ट्र ने सबसे पहले शुरू किया, अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग
इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अलग अलग बने हुए हैं। वो भी आप जानते होंगे। लोकपाल जो होता है वो केंद्र में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 17वें नंबर पर है सुरक्षा बल एवं रक्षा संगठन। सुरक्षा बलों की भूमिका एवं प्रकार क्या है, सुरक्षा बलों के शासन अधिकार क्या है, और भारत में कौन कौन से उच्च रक्षा संगठन हैं, जैसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल जो हैं, एनएसजी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में यहाँ से उससे संबंधित क्षेत्र जैसे बागवानी है या फिर वानिकी है, कृषि है, पशुपालन, इन सबसे संबंधित मुद्दे आपको यहाँ पर जीएस पेपर 3 में पढ़ने होंगे। ये रहा 3। अब आते हैं जीएस पेपर 4 पे। जीएस पेपर 4 में आपको पहला नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य पढ़ने हैं। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, ठीक है। नीति शास्त्र के निर्धारक परिणाम एवं विभिन्न आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, महान नेताओं, सुधारकों एवं प्रशासकों के जीवन से शिक्षा, मानवीय मूल्य के विकास में परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है, ये आपको नीति शास्त्र में ही पढ़ना होगा, ओके। उसके बाद आप एटीट्यूड पढ़ेंगे, अभिवृत्ति जिसको कहते हैं, तो अंतर्वस्तु संरचना एवं कार्य क्या क्या है, विचार, आचरण एवं अभिवृत्ति का प्रभाव किस पर, विचारों पर और आचरण पर, नैतिक एवं राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव एवं सहमति निर्माण, ये आपको इस एटीट्यूड में पढ़ना है, अभिवृत्ति में पढ़ना है, ओके। तो ये दूसरे नंबर का हो गया। सिविल सेवा के मूल मूल्य क्या हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ये हम ये कह सकते हैं एथिक्स वाला ये पेपर आ जाता है यहाँ पर। वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, है ना, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा, ये सब आपका एथिक्स वाला ही पार्ट है। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना होगा, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, आत्म नियम जिसको सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल और मोटिवेशन, ठीक है। जैसे प्रशासन में उपयोगिता एवं प्रयोग क्या क्या है इनके, जैसे तनाव प्रबंधन कैसे करना है, क्योंकि भाई आपको काम मिलेगा तो तनाव तो आएगा ही आएगा, उसको मैनेजमेंट करने के लिए टीम वर्क कैसे करेंगे आप, नेतृत्व तो कैसे आपका अच्छा हो, उस सब के लिए भी यहाँ सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। पेपर जीएस पेपर 4 में ही आपको नैतिक विचारक एवं दार्शनिक पढ़ने होंगे, जैसे कि भारत के प्रमुख नैतिक विचारक एवं दार्शनिक जो भी रहे हैं, विश्व के लेवल पर रहे हो, भारत के लेवल पर रहे दोनों, और उनका योगदान क्या क्या है। जैसे भारत में आप अंबेडकर हैं, महर्षि अरविंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सब के बारे में पढ़ना है। विश्व में अरस्तु और प्लेटो, सुकरात, इन सब के नाम तो आते ही आते हैं, साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रमुख विचारक हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, चाहे वो मैकियावेली हो, चाहे फिर और कोई भी हो, कार्ल मार्क्स हो, इन सबको भी पढ़ना है। आगे 3rd नंबर पर लोक प्रशासन, इसके लिए अलग से आपको किताबें लेनी होंगी। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, छोटा सा विषय है बट यहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं। जब आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो वहाँ पर कई बार लोक प्रशासन छोटा सब्जेक्ट है, इस वजह से कुछ लोग मेंस के लिए ऑप्शनल लोक प्रशासन को ले लेते हैं क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था ऑप्शनल की है नहीं यूपी में, तो आपको तो ये सारे तैयार करने पड़ेंगे। सरकारी एवं निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार एवं दुविधाएं, नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं फंडिंग के नैतिक मुद्दे क्या हैं, ठीक है, जवाबदेही एवं नैतिक शासन, ये सब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना होगा। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा में की अवधारणा क्या है, शासन एवं ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, सूचना का आदान प्रदान एवं ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई जो है ना, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, वो आपको इसी में पढ़नी है जीएस पेपर 4 में, ठीक है। अच्छा, आचार संहिता या फिर सिटीजन चार्टर जो है, कार्य संस्कृति, ये सब भ्रष्टाचार की चुनौतियां, करप्शन से रिलेटेड, ये आपको 4th नंबर जीएस पेपर 4th नंबर में पढ़ना होगा। केस स्टडी, ये बहुत ज़रूरी होती है एक सिविल सर्वेंट के लिए। उपरोक्त सभी विषयों पर आधारित मामला संबंधी अध्ययन एवं व्यवहारिक समस्याएं, केस स्टडी आपको देखनी है, ठीक है। मूल्यों की पहचान करना, दुविधा का विश्लेषण करना, ये सब केस स्टडी का भी स्पेशल यहाँ पर
शामिल किया गया है फोर्थ में। ठीक है, यहां तक फोर्थ आपको समझ में आ गया भाई, यहां तक फोर्थ हो गया। पेपर 4 जीएस के पेपर 4 तक हमने समझ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, या कुछ पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो तक पहुँच गए तो सीरियस कैंडिडेट तो आप हैं, इतना तो मैं जानता हूँ। बाकी कोई सवाल हो तो पूछ लेना। अब देखो यहाँ पर यूपी जी के शुरू हो जाएगा, यहाँ से यूपी स्पेशल है। जीएस पेपर 5 एंड 6 ये दोनों यूपी स्पेशल होंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उसमें पढ़ेंगे ऐतिहासिक में प्राचीन उत्तर प्रदेश, मध्यकालीन और फिर आधुनिक, ये सब आपको उसी में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राचीन नगर। काशी का नाम तो आप जानते होंगे, काशी सबसे पुराना कहा जाता है, पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, मथुरा, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। वास्तुकला, संग्रहालय एवं पुरातत्व के बारे में, ये जीएस पेपर 5 के 2 पार्ट में दिया गया है, दूसरे नंबर में। ऐतिहासिक धरोहरों का रख रखाव, पुरातत्व। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है, और आप जानते हैं 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का ही है, तो ये तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। 1857 की क्रांति में योगदान, या 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रही। ठीक है, इसके बाद मतलब कहने का ये 1857 की क्रांति के बाद क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता के संग्राम में। जैसे यहां पर देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्तित्व, झांसी की रानी या फिर और, इन सबको यहां पर शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हो, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात व्यक्तित्व एवं उनका योगदान। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश विशेष स्पेशल याद रखना है। जैसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, यूपी के जो स्पेशली हैं उनको आपको खासकर यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश का समाज एवं संस्कृति, ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रथाएं, त्योहार एवं मेले, संगीत एवं लोक नृत्य, भाषा, साहित्य एवं बोलियां, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, ये सब त्योहार, मेले, ये सब आपको तैयार करने होंगे। और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी जो है, शासन प्रणाली हो, चाहे पहले गवर्नर्स हो, तो ये तो बेसिक बातें हैं, बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना होगा। मंत्री परिषद है, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र राज्य संबंध आपको पढ़ने होंगे। लोक सेवाएं एवं न्याय व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लोक सेवाएं हैं, लोक सेवा आयोग के बारे में, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी। महान्यायवादी तो जानते होंगे, महान्यायवादी कौन होता है आप जानते हैं, केंद्र में। यहां पर महान्यायवादी इन्होंने शब्द लिखा है, ठीक है, राज्य के लिए, बट उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है जी, लोक सेवाएं ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये 7वें नंबर में शामिल किया गया है। 5th में 8वें नंबर पर संवैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में है, राजभाषा के बारे में है, संचित निधि एवं जो इमरजेंसी फंड होता है उसके बारे में, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ये तो जानते ही होंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है यूपी का, वो किसके लिए काम करता है, कौन से चुनाव कराता है, तो पंचायतों के कराता है, ना कि विधानसभा के। विधानसभा का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, तो डिटेल्स से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज के बारे में, जैसे शहरी स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीति, अधिकार संबंधी प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, सुशासन एवं पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, मैंने वहां पर बताया था लोकपाल वो केंद्र के लिए होता है, लोकायुक्त राज्य के लिए होता है भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा। ठीक है, ये मुंबई पहला था, मतलब महाराष्ट्र पहला था जिसने लोकायुक्त बनाया था पहली बार, हालांकि अब लोकपाल तो अब जाकर बना है। अन्ना हजारे आपको याद होंगे, लोकपाल बिल के लिए कितने लड़े थे। सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान, सूचना का अधिकार यूपी के परिप्रेक्ष्य में और उधर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधी मुद्दे, चाहे उग्रवाद से संबंधित हो, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हो, या फिर साइबर सुरक्षा के नियम हो, ये सब आपको इसी में 12वें नंबर कॉलम में पढ़ने होंगे। जैसे
और भी सुरक्षा बलों के शासनादेश एवं अधिकार पत्र, पुलिस है, पीएसी है, यूपी एसटीएफ है, एटीएस है, एनडीआरएफ है, जानते होंगे ना एनडीआरएफ, एनडीआरएफ तो जानते हैं ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सब को हमें यूपी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। कानून एवं नागरिक अधिकार, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे क्या क्या हैं, चिकित्सीय समस्याएं एवं चुनौतियां फिलहाल क्या हैं, ये हमें यहाँ पर यूपी में 5वें नंबर में पेपर यूपी स्पेशल 5 में पढ़ना है। यूपी की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, इसके बारे में, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या क्या है, ये सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भूमिका, उत्तर प्रदेश की सामसायिक घटनाएं, मतलब यूपी करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट मुद्दे चल रहे होते हैं तो आपको दोनों पढ़ना है, एक तो वहां पर नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ना होगा और यहाँ यूपी स्पेशल में यूपी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, जल शक्ति मिशन एवं केंद्रीय योजनाएं, उत्तर शक्ति मिशन, अन्य प्रमुख केंद्रीय योजनाएं जो चलाई जा रही हैं यूपी की स्पेशली यहाँ पर रखी गई हैं। गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एनजीओ हैं, उनके प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियां क्या हैं, एनजीओ का प्रभाव या फिर सामाजिक एवं आर्थिक योगदान इन एनजीओज का क्या है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं और पर्यटन के विकास की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, नवाचार, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास, ये सब हमने 21वें नंबर पर शामिल किया है यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5। ठीक है, अब ये लास्ट पेपर 6 है जीएस का। मैंने बता दिया ना कि आपको जीएस के 6 पेपर करने हैं, एक हिंदी का करना है, एक निबंध का करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि एवं भूगोल से ये संबंधित है। देखो यहां पर आपको अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, राज्य बजट की प्रमुख विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधन एवं उनका महत्व, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, यहाँ पर यूपी के कौन कौन से उद्योग हैं, सरकारी योजनाएं एवं मानव संसाधन विकास, लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी परियोजनाएं हैं, नियोजित विकास, मानव संसाधन विकास और कौशल विकास, ये सब आपको जीएस पेपर 6 में पढ़ना होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर निवेश के अवसर क्या क्या होंगे उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट, ये आपको पढ़ना है, नीतिगत समर्थन, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, लोक वित्त एवं आर्थिक सुधार, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, एक जिला एक उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। तो एक जिला एक उत्पाद कौन कौन से हैं, किस किस को यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ऊर्जा संसाधन एवं प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, गैर नवीकरणीय, जो नॉन रिन्यूएबल होता है ना, उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है, ऊर्जा एवं संसाधन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में जनसंख्या, 2011 की जनगणना को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वहीं से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं अब तक। यूपी की जनसंख्या और जनगणना, ये दोनों आपको पढ़नी है। ठीक है भाई, इतनी समझ में आई। आगे देखिएगा, ये पेपर नंबर 6 यानी लास्ट है, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का व्यवसायीकरण एवं फसल उत्पादन, ये है। नवीन वानिकी नीति कौन सी है, जानते होंगे वन नीति आई थी पहली, पर उसके बाद कौन कौन सी वन नीति आ चुकी हैं, वो नीतियाँ क्या हैं, वो सब आपको यहाँ पढ़नी है। क्या रूल है हमारे यहाँ पर, जो वन नीति बनी थी उसमें कितने % वन होना अनिवार्य है, बट यूपी के पास कितने हैं, ये सब आपको पढ़ना है। कृषि एवं सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी आपको पढ़नी है। ठीक है, कृषि विविधता एवं समस्याएं, डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी यहाँ पर पढ़नी होगी। और कृषि क्षेत्र से की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, विकासीय सूचकांक जो होंगे, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकासीय सूचकांक, ये आपको पढ़ना है। आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि या फिर औद्योगिक विकास, ये सब आपको पढ़ने होंगे, चाहे वो पश्चिमी यूपी से हो या फिर पूर्वी बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र, तराई क्षेत्र, कानपुर मंडल, सबसे आपको ये पढ़ने होंगे विकासीय सूचकांक। 13वें नंबर पर यहाँ पर यूपी का भूगोल डाला है, जैसे भौगोलिक स्थिति, जलवायु, सिंचाई, खनिज संसाधन, अपवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब आपका 13वें नंबर पर डाला गया है। ठीक है भाई, अब देखिए कुछ और पॉइंट्स और हैं, ये आखिरी पॉइंट है हमारे। 14वें नंबर पर नेशनल पार्क हो
उसी तरीके से यूपी से रिलेटेड, यूपी के राष्ट्रीय उद्यान, यूपी में तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और बाकी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में पढ़ना है। दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, लखीमपुर खीरी आप जानते होंगे, ये है आपका दुधवा नेशनल पार्क, ये केवल एकमात्र नेशनल पार्क है यूपी का। सुरहताल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और ये आपको विश्व जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं हमारे यूपी में, खासकर बड़ा छोटा, ये सब आपको पढ़ने हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन यूपी का, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और फिर जल परिवहन भी आपको याद रखना है, वो भी इसी में शामिल किया गया है। और उसके साधन क्या क्या हैं। औद्योगिक विकास एवं अधोसंरचना, औद्योगिक विकास, ऊर्जा संसाधन, बिजली उत्पादन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको। 17वें नंबर पर प्रदूषण एवं पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, प्रदूषण एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं, प्रदूषण एवं नियंत्रण परिषद कौन कौन सी हैं, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के प्रमुख काम कौन कौन से हैं ये। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी है, जल और वायु है, वन घास के मैदान है या फिर वेटलैंड्स हैं। आप जानते होंगे अभी हाल ही में वेटलैंड्स बनाए गए, यूपी के भी शामिल किए गए हैं, 99, 100 आपको ध्यान रखने हैं। तो जितने भी वेटलैंड्स हैं आपको नेशनल लेवल पर भी ध्यान रखने हैं और यूपी स्पेशल में तो ध्यान रखने ही हैं। जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान, ये मौसम पूर्वानुमान का एक यहाँ पर दिया गया 19वें नंबर पर। अधिवास एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पर्यावरणीय समायोजन, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, जैव विविधता, ये आपको 20वें नंबर पर यहाँ पर दी गई हैं। साइंस एंड टेक, यूपी के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान हो या फिर प्रौद्योगिकी हो, अनुसंधान रिसर्च हो, इनोवेशंस हो या फिर तकनीकी प्रसार हो, ये सब आपका रखा गया है पेपर नंबर जीएस के 6 में। मत्स्य बागवानी, अन्य उत्पादन, मत्स्य का मतलब मछली, मछली उत्पादन, अंगूर उत्पादन, रेशम, फूल एवं बागवानी या फिर पौधा उत्पादन, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, आपका 22वें नंबर में दिया गया है। और 23वें नंबर में जिसको हम PPP मॉडल कहते हैं, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, PPP, इसके बारे में आपको डेप्थ से अलग से दिया गया है, तो डेप्थ से पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के विकास में इनका PPP का योगदान, ठीक है, और उसको प्रोत्साहन कैसे दिया जा सकता है, ये आपका जीएस पेपर नंबर 6 में दिया गया है, ठीक है। तो दोनों पेपर जो है वो हमारे किससे रिलेटेड है भाई, वो हमारे जीएस के यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, 5 और 6। पूरा स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, मतलब इसका सिलेबस बता दिया है, स्ट्रेटजी मैंने शॉर्ट में बता दी है। और स्ट्रेटजी को आप डिटेल से जानना चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आपको इस समय क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, तो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बना सकता हूं अगर आप कहेंगे तब, अन्यथा मैंने शॉर्ट में बता दिया, उसी से काम चला लेना। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तैयारी में जुट जाइए और मेंस की तैयारी करिए। प्रीलिम्स की तैयारी उसी में इनबिल्ड होती है, प्रीलिम्स के फैक्ट्स और प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं। अभी आपको शुरुआत में एक आंसर राइटिंग और फिर कुछ दिन बाद 2 आंसर राइटिंग यानी 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस बनाइए, मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूं। सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मैंने सिविल सर्विसेज के लेवल से ही पढ़ाया, एक बार पढ़िए और फिर उस पर आंसर राइटिंग करना शुरू करिए, ठीक है। बाकी मेरी जो हेल्प होगी, आप मतलब चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जो भी सवाल होते हैं आगे चलकर हम मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी यहाँ पर आपको प्रश्न दिया करेंगे, आप उसका आंसर लिखकर हमें हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम ये आगे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। फिलहाल इनिशियल आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनानी है, पॉलिटी, EVS, एनवायरनमेंट, हिंदी, ये सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर को जरूर पढ़ लेना, चूंकि ICT में कंप्यूटर ही आता है, तो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ से कंप्यूटर पढ़िए। एक ही कंप्यूटर होता है, सब जगह एक ही सिलेबस है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ लेके चलना है आपको, ठीक है। बाकी अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचे तो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद भी तैयारी करिए, अपने दोस्तों के भी साथ इस चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के लाइक करने से मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, इससे मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयत्न करता हूं, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि जो भी वीडियो आती है नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के
PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं और होते रहेंगे, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट होता है मैं वहीं प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। बाकी कोई समस्या होती है, कोई सुझाव होता है या कोई कंप्लेन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तैयारी में जुट जाइए, मेहनत करिए, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।